पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज अपोजिशन ने हुकूमत को ज़राई क़वानीन, पैगसेस और दीगर मामलों पर घेरा। सख्त हंगामे के बीच कई मरतबा ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। आज तीसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे के नजर रही। जंतर मंतर पर किसानों का एहतजाज जारी है। एहतजाज के मकाम पर हंगामी सूरत हाल देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इजाजतनामा हासिल कर चुके किसानों को एहतजाज के मकाम पर आने की इजाजत दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि पार्लियामेंट में जो हमारी आवाज उठा रहा है हम उन्हें ही वोट देंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि जिस पार्टी के लीडर किसानों के हक में बोलेंगे उन्हीं के इलाके में किसान वोट देगा, वरना बायकॉट किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, किसान संसद सत्र चलाई जा रही है, सबसे पहले सवाल, कितना असर पड़ेगा इसका सरकार पर? देखो, असर पड़ेगा जब प्रेस से बात जाएगी और दिल्ली के नजदीक, पार्लियामेंट के नजदीक किसान अपनी पंचायत लगा रहे हैं। उस पंचायत का नाम भी किसान संसद दिया है, तो उसका असर तो जाएगा, मीडिया से जाएगा, सरकार तक जाएगा, तो उसका असर तो जाता है। एक सवाल और, मीडिया यहाँ पे कवरेज करने के लिए पहुंची है। लगातार सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे इस तरीके की वाकया होती थी, मगर दिल्ली में एक पत्रकार को हमला होता है, न्यूज़ 18 का कैमरामैन नागेंद्र के ऊपर हमला होता है। मैंने इसकी तस्वीरें आपको व्हाट्सएप पर भी पर्सनल भेज दी हैं और तमाम जगह पे चल रहा है। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके का मामला है संज्ञान लेने की? हम मीडिया पे भाई हम क्यों हमला करेंगे? हम 8 महीने से बैठे, अब मीडिया पे या किसी पे हमला करने बैठे? कोई किसी के घर के बाहर बैठेगा, वो हमला करेगा, वहाँ बैठ जाएगा। 8 महीने से हम शांति से बैठे, हम कोई हमला किसी उस पर नहीं करते। मीडिया ही एक सहारा है, उस पर हमला क्यों कहते हैं? इस तरह का एलिगेशन क्यों? मीडिया पे हमला करने का एलिगेशन मैं आप पर नहीं लगा रहा, मगर एक पत्रकार जो समाज की हर जाति वर्ग व्यक्ति विशेष की आवाज उठाता है, उस पर हमला होता है। आप कुछ तो कहिए, दिखाओ तो कहाँ है, क्या है, किसने करा, उसको देखेंगे कौन है, क्या करा। उस व्यक्ति की पट्टी कराने के लिए भेजा गया हुआ है और वो जल्दी यहाँ पे मिलेगा। आप उसके वीडियो दिखाओ कि किसने क्या करा। बिल्कुल वीडियो फुटेज चल रही है, आप दे दो। अच्छा, दे तो दोगे आप, जब ही तो बताऊंगा मैं। अगर ऐसा मामला निकल के सामने आता है तो आप संज्ञान लेंगे? तो करेंगे ना, उससे देखेंगे कौन है वो। तौर पर कहने का मतलब है राकेश टिकैत का कि मीडिया पर वो हमला नहीं करेंगे, मगर कहीं ना कहीं इस हमले की निंदा करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर हम संज्ञान लेंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। किसान 8 महीने से बैठे इस करके कि वापस करिए, तो जब आप उसमें ये केवीएटी लगा रहे हैं कि वापस नहीं होंगे, तो वो आपसे क्या बात करें? आपका हालचाल तो पूछना नहीं है उन्होंने। सो ये किसान विरोधी सरकार है, अन्नदाता का शरेआम अपमान कर रही है और इस अपमान का बदला किसान तो लेंगे ही। पिछले 3 दिन से हम अर्जेंटमेंट मोशन का नोटिस दे रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस लो। पिछले 8 महीने से देश के जो किसान हैं वो अपने परिवारों सहित, बच्चों सहित वो दिल्ली की हदों पर आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं। गर्मी झेल ली, सर्दी झेल ली, आंधियां झेल ली, बारिश में ऐसे बैठे हैं। तो उनका जो मांग है उनकी वो जायज़ है। वो अपनी ज़मीन बचाने की, अपने चूल्हे की आग बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं कि उनकी बात भी नहीं सुनते। तो इसी बात पे आज भी एडजर्नमेंट मोशन दिया है, अंदर जाके भी हंगामा करेंगे। जितनी देर तीनों काले कानून वापस लेने पर चर्चा नहीं होती उतनी देर पार्लियामेंट नहीं चलेगी। तो वहीं जंतर मंतर पर किसानों का एहतजाज जारी है। सियासी, समाजी और किसान तंजीमों के नुमाइंदे जंतर मंतर में जारी एहतजाज में शामिल हैं। एहतजाजी किसान तंजीमों ने काले कानून को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया है। मीटिंग में तो आज ऐसा 200 मेंबर आए वहां से, और ये पहले दिन हमारा हुआ। पहले तो सरकार हमको तो नाराज था, जगह देने के लिए तैयार नहीं था, बोला बाहर जाओ। तो हम बोले पार्लियामेंट चल रहा है, हम चंडीगढ़ जाएंगे क्या? तो इसलिए आखिर में सरकार माना है और ये एक कदम पीछे हटा है। ठीक है, और भी बहुत हटना पड़ेगा। आज 8 महीने बाद एक सेशन चलाकर, पार्लियामेंट चलाकर से हम आपको बता चुके हैं, अभी इसके ऊपर डिस्कशन कर लें। 11 दौर की जो मीटिंग कह रहे हैं, वो 11 दौर वो हारे हैं टेबल टॉक से। सरकार भागी है, हम नहीं भागे, हम अभी भी तैयार हैं। जो कहते थे कि बात टेबल टॉक में खत्म होती है, वो टेबल टॉक से सरकार भागी। आज हम सेशन चलाकर बता रहे हैं, व्हिप जारी की है, व्हिप जारी की करके मेंबर को कहा है भी आप अंदर जाकर हमारा जो बात है वो मुद्दा सबसे पहले
ये रखे भी ये 3 कानून रिपील हो और एमएसपी के ऊपर कानून बने। 11 दौर की नेगोशिएशन अंदर बंद कमरा हुई है और इनकी ब्यूरोक्रेसी को क्लॉज वाइज क्लॉज हमने डिफीट किया है, लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है जैसे किसानों को ये बात मालूम नहीं है। आज आपने देखा बड़े अच्छे ढंग से हम लोग संसद चला रहे हैं और इनसे ज्यादा सभ्य ढंग से चला रहे हैं। आपके माध्यम से ये बात पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये पहुंचाएं कि हमने जो 11 बार चर्चाएं की हैं तो इस गवर्नमेंट को धराशायी किया है, लेकिन ये सरकार अपनी जीत पे अड़ी हुई है, किसान नहीं जीत पैदा हुआ। और एक इस आंदोलन की और जीत देखिए कि 19 तारीख को जब ये शुरू हुआ संसद, तो उस रोज जो हमने व्हिप जारी की थी उसके चलते सभी ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं उन्होंने विरोध किया और प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। तो ये आंदोलन आप देख रहे हैं कि जीत रहा है। और आज भी जब यहाँ संसद लगी तो केरला के 20 एमपी आए यहाँ पर खुले मैदान में आके उन्होंने सपोर्ट किया। 8 महीने से हम बैठे हैं और देश में एक गोदी मीडिया ने खबर चला दी कि आंदोलन समाप्त हो गया है। हम जिंदा हैं, 600 किसानों की शहादत दे चुके हैं। 40 मजदूर विरोधी कानून मोदी जी ने एक ही सत्र में पास किए। 42 किसान विरोधी कानून इन 7 सालों के कार्यकाल में पास किए हैं। इन सब पर भी हमारी संसद में चर्चा होगी। ये बताना चाहते हैं किसान के खिलाफ जो कानून बनाए हैं आपने, जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, उस पर किसान वाकिफ है, चाहे वो लैंड बिल हो, चाहे वो तमाम गन्ने का मामला हो, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। तो वहीं किसानों की तायद में दिल्ली में एहतजाज जारी है। एहतजाजी किसानों की तायद में आज कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी कांग्रेस एमपीज ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। बहुत अफसोस की बात है, हिंदुस्तान का किसान ये चाहता है कि ये तीनों काले कानून वापस हो और मोदी साहब कहते हैं कि ये कानून किसान के हक में और इनके बेनिफिट के लिए, जिनके बेनिफिट के लिए लाए हो वो तो इसको बेनिफिट मानते नहीं, वो तो मानते हैं कि ये हमारा डेथ वारंट है। और मोदी जी को हम यही बात कहेंगे, ये कॉरपोरेट्स की मदद करना बंद कीजिए। और दोनों हाउसेज में कांग्रेस के एमपीज ने एडजॉर्नमेंट मोशन डाली और हमें इस बात का अफसोस है, इतना बड़ा मुद्दा है जहां 400 से ज्यादा किसान भाई हमारे जो हैं वो उनकी शहादत हो चुकी है बॉर्डर्स पर बैठे हुए, और इनके कान पर कुछ जूं तक नहीं सरक रहे। मेंबर पार्लियामेंट और किसान ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ तक ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ विड्रॉ नहीं करते। तो वहीं किसानों की तायद में आम आदमी पार्टी के एमपीज ने भी पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। आपके रुकन पार्लियामेंट भगवत मान ने कहा कि जब तक किसानों के काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे उस वक्त तक पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अब उत्तराखंड में कदम जमाना शुरू कर दिया। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत कामकाज में जीरो है। उन्होंने मौजूदा वजीर आला को जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर का खिताब दिया। शहर के अलग अलग कुछ क्षेत्रों में जाके आम लोगों के बीच गया, रेस्टोरेंट में, मार्केट में लोगों से मिला, जाके युवाओं से मिला, महिलाओं के ग्रुप में बैठा, जाके बात की, स्टूडेंट्स के बीच गया, बुजुर्गों के बीच गया, प्रोफेशनल्स के बीच गया, ऐसे ही कुछ लोगों से रास्ते में एकदम आम आदमियों से मिला और मैंने उनके बीच एक सवाल रखा। मैंने उनके बीच कहा कि उत्तराखंड के लोगों के सामने आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें थोड़े दिन पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे जिनका निकनेम था जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर। उसके बाद तीरथ सिंह जी आए, उनका नाम भी जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर ही रह गया, काम नहीं कर पाए। उसके बाद पुष्कर धामी साहब आए हैं। पुष्कर धामी साहब तो खुल के कहते हैं कि भाई ना तो मैं किसी की चोरी रोकूंगा ना रोकने दूंगा। उनका तो स्टेटमेंट है, मैं सुन रहा था कि मैं किसी की चोरी बंद नहीं करूंगा, जो करता है करता रहे। तो उत्तराखंड की जनता के सामने एक तरफ
निकम्मे और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ एक कट्टर देशभक्त के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोटियाल साहब हैं, जिनकी ईमानदारी की, जिनकी कर्तव्य निष्ठा की, जिनकी मेहनत की, जिनकी देशभक्ति की कस्में देश भर के लोग खाते हैं, जिनका पूरा जीवन देश के लिए कुछ करने और बलिदान देने, अपने आप को संकट में डाल के भी देश की सेवा करने के भरा रहा है, वो देवभूमि के लाल हैं। तो मैंने आज वहां पर पूछा लोगों से, जब मैं अलग अलग ग्रुप से मिला तो मैंने पूछा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला, या देश की सेवा करने वाला ईमानदार मुख्यमंत्री होना चाहिए, कट्टर देशभक्त होना चाहिए, कर्नल कोटियाल साहब जैसा? तो वहां तो युवाओं ने भी कहा, साहब अगर कर्नल कोटियाल साहब जैसा। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला मेरे सवाल के जवाब में। खबर हैदराबाद से, जहां के मजाफती इलाके शमशाबाद आउटर रिंग रोड के करीब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। ड्राइवर आग से जलकर जख्मी हो गया। ड्राइवर को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी लोग, पुलिस, आउटर रिंग रोड के अमले ने ड्राइवर की मदद की। कार आग से जलकर तबाह हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच अभी जारी है। కాంటాక్ట్ నెంబర్ కావాలి। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सैलिसानी फार्मूले के तहत उर्दू तदरीस का ऐलान तो हुकूमत की जानिब से किया गया था, लेकिन अमली तौर पर इसका फुकदान नजर आता था। सैलिसानी फार्मूले के तहत तलबा को उर्दू, हिंदी और संस्कृत में से किसी एक जबान को इख्तियार करने का हक तो दिया गया था, लेकिन जब तलबा स्कूलों में दाखिले के लिए जाते थे तो इन्हें उर्दू असातिज़ा के नहीं होने का बहाना बनाकर प्रोफेशनल ट्रेड को लेने के लिए मजबूर किया जाता था। यही नहीं, जब भोपाल के नवीन स्कूल में तलबा ने संस्कृत के मजमून को इख्तियार करने की बात कही तो इन्हें प्रोफेशनल ट्रेड लेने को मजबूर किया गया। इसी की शिकायत जब महकमा तालीम के डायरेक्टरेट में पहुंची तो महकमा तालीम ने स्कूल मैनेजमेंट पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए तलबा को प्रोफेशनल तालीम के साथ संस्कृत, उर्दू और हिंदी में से किसी एक मजमून को अपनी मर्जी के मुताबिक इख्तियार करने का सख्त अहकाम जारी किया। डायरेक्टरेट तालीमात के अहकाम पर उर्दू हल्के में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में सैलिसानी फार्मूले के तहत उर्दू तालीम हासिल करने का अहकाम डायरेक्टरेट तालीमात ने जारी किया है। इसका लेकर मध्य प्रदेश की जो तंजीमें हैं उसका खैर मकदम कर रही हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े हैं जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद हैं। और इसके साथ अगर हम दूसरी तंजीमों की बात करें, मेजबान भारत और फिर मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी ने भी कई बार मामला उठाया है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम एक अरसे दराज से मांग करते आ रहे हैं कि लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू टीचर फराहम किए जाएं। अब मध्य प्रदेश एक ऐसी मुल्क की रियासत है, यानी मुल्क में कहीं गुजराती बोली जाती है, कहीं पर तमिल तेलुगु बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये प्रॉब्लम नहीं है। मध्य प्रदेश की हिंदी और उर्दू लगभग एक जैसी जुबानें हैं और हिंदी वाले भी उर्दू समझते हैं और उर्दू वाले हिंदी समझते हैं। तो मध्य प्रदेश के ज़्यादा स्टूडेंट अपना हिंदी लेना चाहते हैं और साथ में उर्दू लेना चाहते हैं, क्योंकि उर्दू से उनकी हिंदी अच्छी होती है, हिंदी से उनकी उर्दू अच्छी होती है। अब यहाँ 3 लैंग्वेज का फार्मूला है कि अंग्रेजी लें या उर्दू लें, हिंदी लें, संस्कृत लें। तो आमतौर पर लोग जो है हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ टीचर फराहम नहीं किए जाते हैं। तो अभी शिक्षा विभाग की तरफ से ये जारी किया गया हुक्मनामा कि जो कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स
इसके लिए पाबंद किया जाता है कि उर्दू पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, तो लोग प्रोफेशनल कोर्स ले लें। ये गलत बात है। आज लोग पढ़ना चाहते हैं और उर्दू पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो मेरी मांग है कि तीन ही जुबानों के पढ़ाने का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए, खासतौर पर उर्दू का इंतजाम बेहतर से बेहतर होना चाहिए। और जब लोग उर्दू लिखवाने जाते हैं, मादरी जुबान उर्दू लिखवाते हैं, तो स्कूलों के अंदर वो उर्दू जुबान नहीं लिखी जाती। एक तो हमारी ये शिकायत है। और एक अरसे दराज से चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो, उच्च शिक्षा विभाग की बहुत सारी नियुक्तियां निकाली गई हैं, लेकिन उसमें उर्दू टीचर के बारे में भी खामोश है वो। तो हमारा ये कहना है कि हर शोबे में, हर सतह पर, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हर सतह पर जो है उर्दू टीचर का इंतजाम होना चाहिए। आपकी मुतालबात को तो यहाँ महकमा डायरेक्टरेट ने मान लिया, उर्दू के लिए अहकाम जारी कर दिया था साहिल फारूकी। लेकिन उसके अहकाम जारी करने से काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब पढ़ाने वाले हों और पढ़ने वाले होते हैं, और स्कूलों के अंदर और सरकारी स्कूलों में खास तौर पर मादरी जुबान हिंदी लिख दी जाती है। तो इस बीमारी को भी दूर करने की जरूरत है। जो हकीकत में उर्दू पढ़ना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उर्दू से हिंदी भी अच्छी होती है। अखबारात को आप उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे अल्फाज, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप हिंदी भी समझ सकते हैं या उर्दू समझ सकते हैं। तो लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो टीचरों की फराहमी बहुत जरूरी है, और उसका अभी तक कोई सही हल नजर नहीं आ रहा है। फार्मूला को लेकर महकमा डायरेक्टरेट ने जो अहकाम जारी किया, मुस्लिम तंजीमें उर्दू जो है की जो तंजीमें जो काम कर रही है वो इसका इस्तकबाल तो कर रही हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि हुकूमत को इसका अहकाम के साथ साथ टीचर्स के अपॉइंटमेंट का भी यकीनी बनाना चाहिए। जब तक जो है टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं होगा उर्दू टीचर्स के, तब तक इस तरह के अहकाम की इफादियत साबित नहीं हो सकती है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। दिल्ली हुकूमत का दावा है कि तालीम के मैदान में काफ़ी तरक्की हो रही है, स्कूल की हालत पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन इसके बावजूद तलबा का एक तबका काफ़ी परेशान है। हमारे नुमाइंदा रचना ने ऐसे तलबा और इनके सरपरस्तों से बातचीत की। में काबिज अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन सिस्टम बना दिया है और बच्चों की शिक्षा के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी भी है कि ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन का लेटर आने के बाद भी लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में चल रहा है। कुछ पेरेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या परेशानी है आप लोगों का? ईडब्ल्यूएस में लेटर आया, फिर क्या हुआ? मैम, हम पिछले 1 महीने से परेशान हैं। अलॉटमेंट आ चुका है, लेटर हमारे पास है, उसके बावजूद भी हमारे को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ये अच्छा, ये हम सारे ऑफिसों में हम लोग परेशान होकर घूम रहे हैं, बट उसके बाद भी हम लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। हम सरकार के पास भी गए हैं, हमारी वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई है। ये लेटर कब आया था? ये मैम हमारे को 15 जुलाई का आया हुआ है, और अब जून का आया हुआ है, और अब तक हमारे पे कोई एक्शन नहीं हुआ इस लेटर का। तो ईडब्ल्यूएस में तो लॉटरी के सिस्टम से निकलता है ना? लॉटरी के सिस्टम से निकला है, उसी बेस पे हम लोग आज लड़ रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, बाकायदा हमारे पास मैसेज भी आया है गवर्नमेंट की तरफ से। मैसेज आया, तो जब आप स्कूल पहुंचे तो वहाँ पे स्कूल वालों ने क्या कहा? हम स्कूल में एडमिशन के लिए जिस दिन हमें मैसेज आया, हमको 15 जून को हमारे को मैसेज आया, 19 जून को हम स्कूल में एडमिशन के लिए गए। वहाँ पे उन्होंने बोला हमारे पास सीट नहीं है और हम आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, उन्होंने साफ मना कर दिया। आप लोगों ने ये लेटर नहीं दिखाया? हमने लेटर दिखाया, सब कुछ दिखाया, जहाँ तक कि हम डीओ में भी गए, उनसे बात किया, उनके थ्रू भी हमने लिखवाया, बट उसके बावजूद भी हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है स्कूल में। आपके पास भी लेटर आया है? हाँ मैम, मेरे पास भी लेटर है। अच्छा। और मैं लेटर लेके स्कूल गया, स्कूल वालों ने साफ मना कर दिया हमारे पास सीट नहीं है। इसके बाद फिर मैं गया आर के पुरम एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ से एप्लीकेशन लिखवाई, तब भी उन्होंने लिया। फिर मैं डीयू में गया, सेंट्रल में, वहाँ पर उन्होंने लेटर लिख के दिया, स्कूल वालों ने वहाँ पे मना कर दिया, हम एडमिशन किसी हालत में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? हमारे पास सीटें फुल हैं। सीट फुल है? हाँ, हमने कहा सीटें फुल हैं तो डाटा तो आप स्कूल वालों को देते हैं ना। हाँ। वो कह रहे हैं कि डाटा तो स्कूल वाले पुराना उठा रहे हैं हमारा। तो आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से इसको लेके मुलाकात की? बहुत बार गया उनके पास गया, उन्होंने लेटर भी लिख के दिया हमें, मगर उनका भी नहीं मानने। वो आपके पास भी? क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में भी आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 9777773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और आपको उसी वक्त
आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों के व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7977773753। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।